Hello everyone, welcome back with a new efficient video on a great writer Vikram Seth. Vikram Seth he was influenced by Philip Larkin. मैंने अलग से पॉइंट डाल रखा है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है. विक्रम सेठ वाज इंस्पायर्ड बाय विच फेमस पोएट? फिलिप लार्किन. ठीक है. ही वॉज बोर्न इन 1952 कलकत्ता में. ये वैसे मैंने थोड़ा सा वैसे डिटेल डाल दिया है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है. ही वॉज ए पोएट, नॉवलिस्ट, ट्रैवलर राइटर. अब ये पूछा जा, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि जो ये राइटर है विक्रम सेठ, इनका कौन सा ऑक्यूपेशन नहीं था, कौन सा काम नहीं करते थे. पोएट भी थे, नॉवलिस्ट भी थे, ये सबको पता होता है. पोएट है, नॉवलिस्ट, लेकिन ट्रैवलॉग राइटर, ट्रैवल्स के बारे में जो लिखते थे, ट्रैवलॉग राइटर भी थे विक्रम सेठ. इनकी जो मोस्ट फेमस जो इनकी नॉवल आपको पता ही होगा, द गोल्डन गेट 1986 में आई थी. ये इनकी वर्स में नॉवल है. ये हर एक लाइन से एक क्वेश्चन बनता है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना. द गोल्डन गेट 1986 में एक वर्स में एक नॉवल है. फिर ए सूटेबल बॉय 1993 में ये एक एपिक नॉवल है. ठीक है, ये आ सकता है एग्जाम में. वर्स नॉवल कौन सी है? गोल्डन गेट. एपिक नॉवल कौन सी है? सूटेबल बॉय. लैंग्वेज कौन कौन सी जानते थे? मंदारिन. मंदारिन कहाँ पे बोले जाते हैं? चाइना में. मंदारिन, वेल्स, उर्दू, इंग्लिश, फ्रेंच. देखो एग्जाम में क्वेश्चन बनने को कहीं से बन सकता है, लेकिन मैंने हर पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करने की ट्राई किया है. हिज मदर लीला सेठ वाज ए जज, फर्स्ट जज ऑफ इंडिया. आपको पता है किसी भी हाई कोर्ट की लीला सेठ थी जज, हिमाचल हाई कोर्ट की. माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से आए थे. इनका फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री, जो फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री वो कौन सी थी, क्या नाम था? मैपिंग्स, 1980 में आई थी. एंड मच पॉपुलर अनटिल ही हैड रिटर्न फ्रॉम हेवन लेक 1983. ये ट्रैवलॉग हमने पढ़ा था ना, पोइट भी, नॉवलिस्ट और एक ट्रैवलॉग राइटर. तो इनका एक ट्रैवलॉग आया था, ट्रैवल्स के बारे में जो लिखता है, फ्रॉम हेवन लेक 1983 में. सबसे पहले इनका देखो, कंफ्यूज नहीं होना, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री क्या है? मैपिंग्स, 1980 में आया. अब ये फेमस हो गया था इनका पोइट्री का जो वॉल्यूम ऑफ पोइट्री था मैपिंग्स. कब तक फेमस रहा? जब तक इनका अनदर फेमस ट्रैवलॉग, अनदर फेमस जो वर्क नहीं आया ट्रैवलॉग, क्या था? फ्रॉम हेवन्स लेक. ये दिखाता है ट्रैवल फ्रॉम सिंकियांग टू न्यू दिल्ली वाया तिब्बत. ठीक है. मेलन सिटी का भी जिक्र मिलता है इसमें. ये क्वेश्चन आया हुआ है कि नवोदय विद्यालय में आया था कि मेलन सिटी जो है उसका डिस्क्रिप्शन है किस वर्क में मिलता है विक्रम सेठ के, तो फ्रॉम हेवन लेक. ये भी क्वेश्चन बन सकता है. जर्नी कहाँ से कहाँ की दिखाता है? सिंकियांग टू न्यू दिल्ली वाया तिब्बत. सिंकियांग चाइना में है, सिंकियांग से न्यू दिल्ली कहाँ से होके? तिब्बत से होके. मेलन सिटी का इसमें जिक्र मिलता है. 2-3 बार अगर आप पढ़ोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा. एक्सप्लोर किस किस एक्सप्लोर करता है? नेपाल को, तिब्बत को, चाइना को. ठीक है. थॉमस कुक ट्रैवल बुक अवार्ड इनको अपने इस ट्रैवलॉग के लिए मिल चुका है, जो इन्होंने लिखा था फ्रॉम हेवन्स लेक. इसके लिए थॉमस कुक ट्रैवल बुक अवार्ड. हिज कैरेक्टर यूजेस आइडियाज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, रोमन कैथोलिक टीचिंग्स ऑन होमोसेक्सुअलिटी एंड पेरिल्स ऑफ ओवरवर्क. ये जो कुछ थीम्स हैं जो इनके वर्क में हम देख सकते हैं. नेक्स्ट वर्क देख लेते हैं, द हम्बल एडमिनिस्ट्रेटर्स गार्डन 1985 में आया था. कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज मिल चुका है. जिस आप ये देख सकते हो कि जिस भी वर्क के लिए जो हमारे राइटर हैं उनको अवार्ड मिला है वो अपने आप में इम्पोर्टेंट वर्क है. तो हम्बल एडमिनिस्ट्रेटर्स गार्डन, कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज़. अगर आपको वैसे अगर हर वर्क का कौन सा प्राइज़ मिला याद नहीं होता, आप ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ी सी ट्रिक बना के. एडमिनिस्ट्रेटर है इस वर्क में, एडमिनिस्ट्रेटर्स गार्डन. एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ पे होता है? एडमिनिस्ट्रेटर मतलब बड़ी पोस्ट पे, वो कहाँ पे होते हैं? कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज होती है वहाँ पे होते हैं, कॉमनवेल्थ नेशंस होते हैं वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर होता है. ऐसे कर सकते हो. द गोल्डन गेट, अब हमने पढ़ा था गोल्डन गेट क्या है. इनकी वर्ष में एक नॉवल है, 1986 में आई थी. इसमें क्या है? 690 राइमिंग आयम्बिक टेट्रामीटर सोनेट्स हैं. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. 690 राइमिंग आयम्बिक टेट्रामीटर. कंफ्यूज नहीं होना, हमने नॉर्मली क्या पढ़ा है? आयम्बिक पेंटामीटर. पेंटा 5 का होता है, टेट्रा 3 का. आयम्बिक टेट्रामीटर सोनेट्स. इट इज ए सटायर ऑन रोमांस विच इलस्ट्रेट्स द लाइव्स ऑफ यूपीज इन क्वेस्ट ऑफ लव फॉर कमर्शियल रीजन्स. इस वर्क में क्या दिखाई देता है गोल्डन गेट में? रोमांस के बारे में, और जो यपीज होते हैं उनकी लाइफ्स के बारे में, और एक पर्सन जो है वो लव की सर्च में है, कैसे उसको मतलब किस किस पाथ से होके जाना पड़ता है, क्या क्या वो चीज़ें फेस करता है.
1988 में साहित्य अकादमी अवार्ड अपने आप में इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। साहित्य अकादमी अवार्ड कभी कभी भी किसी भी राइटर के बारे में पूछा जा सकता है। 1988 में फ्रॉम इंडियाज़ नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स वो देती है। आगे देख लेते हैं। इनका नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वर्क था ए सूटेबल बॉय, एपिक नोवेल था, ठीक है। द गोल्डन गेट तो वर्ष में नोवेल थी और ए सूटेबल बॉय एपिक नोवेल है। 1349 पेजेस लॉन्ग कोलोसस, 1349 पेज है इस नोवेल में, इसलिए एपिक महाकाव्य बोलते हैं ना, इसलिए इट एक्सप्लोर्स नेशनल एंड पॉलिटिकल इश्यूज इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। जो पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो टाइम है उसके नेशनल और पॉलिटिकल इश्यू डिस्कस किए गए हैं इस वर्क में। ही डेमोन्स्ट्रेट्स द कंसर्न ऑफ सोसाइटी इन द पार्टीशन इंडिया फ्रॉम हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट, एकेडमिक अफेयर्स एंड इंट्रा फैमिली रिलेशंस एंड लैंड रिफॉर्म्स। मतलब ये कुछ जो इश्यूज़ हैं फ्रीडम के बाद के हिंदू मुस्लिम्स का था, एकेडमिक मतलब एजुकेशन से रिलेटेड थे, फैमिली रिलेशंस थे, लैंड से रिलेटेड इश्यूज़ थे, वो डिस्कस किए गए हैं। 1990s में कलेक्शन आए थे इनका पोइट्री कलेक्शन एज यू हू स्लीप टुनाइट। इसमें 10 स्टोरीज हैं। बीस्टली टेल्स फ्रॉम हियर एंड देयर, ये टेट्रामीटर कपलेट में लिखा गया। इन्होंने जो उठाया है अपने लिए राइमिंग पैटर्न वो आयम्बिक टेट्रामीटर उठाया है, ठीक है। तो इनका जो पीछे हमने वर्क देखा था सूटेबल बॉय वो भी आयम्बिक टेट्रामीटर में है। और इनका जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है बीस्टली, एक तो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है ऑल यू हू स्लीप टुनाइट और दूसरा है बीस्टली टेल्स फ्रॉम हियर एंड देयर, 1992 में आया था। 10 स्टोरीज हैं, ये भी आ सकता है। कितनी बीस्टली टेल्स हैं? 10। कैसे याद कर सकते हो? बीस्ट मतलब एनिमल, कितने एनिमल हमने देखे वहाँ पे जू में? 10 एनिमल देखे, तो 10 स्टोरीज होगी, टेट्रामीटर कपलेट में है। नेक्स्ट वर्क है एन इक्वल म्यूजिक, 1999 में, नाम से ही इक्वल म्यूजिक, तो म्यूजिकल इंक्लिनेशन दिखाया गया है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्ज़ाम में कि जो एक वायलिनिस्ट होता है और एक पियानिस्ट होती है। ए वायलिनिस्ट एगनाइज्ड बाय हिज सेपरेशन फ्रॉम ए फॉर्मर लवर, ए पियानिस्ट। दिखाया गया कि 2 लवर हैं, एक पियानो बजाता है एक वायलिन बजाता है, वो कैसे अलग अलग हो जाते हैं। इट अर्न एथनिक एंड मल्टीकल्चरल मीडिया अवार्ड, इसको अवार्ड भी मिल चुके हैं। द पोएम्स, नेक्स्ट जो पोएम्स आया था वर्क 1981 से 1994, ये पूरा वर्क का ही नाम है द पोएम्स, 1981 से 1994, पब्लिश हुआ 1995 में। समर रिक्वीम 2015 में। साहित्य अकादमी अवार्ड किस वर्क के लिए मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जब हमें पता है 1988 में मिला तो किस वर्क के लिए मिला है? द गोल्डन गेट के लिए, ठीक है, वर्ष नोवेल है। कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज ए सूटेबल बॉय के लिए। और पीछे हमने पढ़ा था कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज, उसमें हमने याद किया था कि एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ होते हैं? कॉमनवेल्थ नेशंस में होते हैं। तो अगर कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज पूछे तो कॉमनवेल्थ नेशंस में जो कौन होता है? एडमिनिस्ट्रेटर, हम्बल एडमिनिस्ट्रेटर गार्डन। और अगर कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज पूछे तो ये है ए सूटेबल बॉय के 1984 में। 2007 में पद्मश्री मिला हुआ है। और फिर इनका एक सीक्वल आया था ए सूटेबल बॉय के लिए, अनदर वर्क ए सूटेबल गर्ल 2016 में। अब मैंने इनके जो वर्क्स हैं इम्पोर्टेंट उनकी थोड़ी सी ब्रीफ में उनको डिस्कस किया, मतलब आपको आइडिया लग जाए कि किस बारे में है। अगर डिटेल समरी पढ़नी है तो वो आप उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगी या फिर आप गूगल पे जाके देख सकते हो, लेकिन इसका एक ओवरव्यू है। द गोल्डन गेट 1986 में वर्ष में है। किससे इंस्पायर हुआ था ये वर्क? बाई चार्ल्स जॉनस्टन्स ट्रांसलेशन ऑफ पुस्किन्स यूजीन ओनेजिन। अलेक्जेंडर पुस्किन जो है एक रशियन राइटर, आपने सुना होगा, मोस्ट फेमस है। अलेक्जेंडर पुस्किन का एक वर्क था यूजीन ओनेजिन, ठीक है। उस जो रशियन में लिखा गया था यूजीन ओनेजिन, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था चार्ल्स जॉनस्टन ने। तो इस वर्क का जो ट्रांसलेशन था ना यूजीन ओनेजिन का, उससे इंस्पायर होकर इन्होंने गोल्डन गेट लिखा गया था। इसमें 590 ऑनगोइंग स्टेंजाज है, रोमांस के बारे में है। एक कैरेक्टर जॉन ब्राउन हीरो है सैन फ्रांसिस्को में। इट इज़ सेंटर्ड ऑन द रिलेशनशिप ऑफ 2 प्रोफेशनल्स, 2 प्रोफेशनल्स हैं, 2 पर्सन हैं, उनके रिलेशन के बारे में डिस्कस करता है। जॉन ब्राउन इसमें एक जो हीरो है, ये भी आ सकता है कि प्रोटैगनिस्ट कौन है? जॉन ब्राउन। नेक्स्ट है सूटेबल बॉय, किसके बारे में है? जो एक विडो है वो अपनी बेटी के लिए एक सूटेबल बॉय ढूंढ रही है, ठीक है। तो क्या होता है, ये सागा ऑफ 4 इंटर जनरेशनल एंड इंटररिलेटेड फैमिलीज, 4 जो फैमिलीज़ हैं उनके बारे में है। एक महराज, चटर्जी, कपूर्स और खान से 4 फैमिली हैं, मेहरा, चटर्जी, कपूर और खान। जो रूपा मेहरा है
वो विडो है, महराज रूपा है जो मेहरा फैमिली से बिलोंग करती है। इसकी डॉटर है लता, ठीक है, रूपा मेहरा की डॉटर है लता। अब लता प्यार करती है कबीर दत्तानी से जो एक मुस्लिम है। अब दूसरी साइड हम देख सकते हैं अमित चटर्जी है एक लड़का, वो लता से लव करता है। और अमित चटर्जी की एक सिस्टर है मीनाक्षी, ठीक है। ये इंटरकास्ट मैरिज करती है और लता की भाभी है। अब क्या कनेक्शन बना, लता प्यार करती है कबीर दत्तानी से जो एक मुस्लिम है नाम से कबीर दत्तानी। एक लड़का है अमित चटर्जी, वो लता से लव करता है। अमित चटर्जी जो है उसकी जो बहन है वो जो लता की भाभी है, ठीक है। इस एक साइड से बोलते अमित चटर्जी कौन है, लता की जो भाभी है मीनाक्षी उसका भाई है। एक साइड हम देखते हैं एक लड़का हरीश है, हरीश जो फाउंड बाय रूपा, उसकी मदर जो है लता की मदर एक लड़का ढूंढती है, वो किसको ढूंढती है, हरीश को। ये खान कास्ट से है, लेदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करता है। अब लता किसको, देखो लता प्यार करती थी कबीर से और दूसरी साइड अमित चटर्जी से लव करता था, लेकिन लता उन दोनों को छोड़ देती है। लता शादी करती है हरीश से, क्यों, उसको पता था अगर उसको अच्छी और प्रोस्परस लाइफ लीड करनी है तो वो पैसे वाला आदमी ले सकता है, इसलिए वो जो ये उसकी मदर ने रूपा मेहरा ने जो सिलेक्ट किया था हरीश, उससे लव करती है। और ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ था कि फाइनल में एंडिंग में क्या होता है नोवेल के, लता किससे मैरिज करती है। ये 3 ऑप्शन दे रखे थे, कबीर दत्तानी से, हरीश से, अमित चटर्जी से। ध्यान रखना अमित से करती है, हरीश से करती है सॉरी, जो रूपा मेहरा ने उनके लिए सिलेक्ट किया था। फिर हम देखते हैं जो खुशवंत सिंह हैं फेमस राइटर, को पता होगा, सिख राइटर, इन्होंने कमेंट किया था लिव थ्रू दैट पीरियड एंड कुडंट फाइंड ए फ्लो, इट रियली इज एन ऑथेंटिक पिक्चर ऑफ नेहरूज इंडिया। इस वर्क के बारे में और पहली बात तो ये देख लो कि जो ये सूटेबल बॉय है, एपिक पोएम है, एपिक मतलब बहुत बड़ा होता है, जैसे रामायण है एपिक है, महाभारत है, बड़े बड़े हैं, तो इसलिए जो ये वर्क है ये भी इनका सबसे लंबा पोएम, लंबा वर्क है। इनका ही नहीं पूरे इंग्लिश में अब तक का लिखा गया लॉन्गेस्ट नोवेल है। खुशवंत सिंह ने इसके बारे में कमेंट किया, अगर आपको नेहरू के एरा के बारे में अगर कुछ ऑथेंटिक सोर्स देखना है तो वो क्या है, ए सूटेबल बॉय। नेक्स्ट वर्क है इक्वल म्यूजिक 1999 में 2 प्लेस दिखाए गए हैं, लंदन और वियना। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं डायरेक्ट कि कौन सी 2 सिटी को डिस्कस किया गया है। जैसे ए टेल ऑफ 2 सिटीज़ है चार्ल्स डिकन्स का, उसमें कितनी बार क्वेश्चन बनता है, कौन सी 2 सिटीज़ के बारे में टाइटल डिस्कस करता है, टेल ऑफ 2 सिटीज़, लंदन एंड पेरिस, इसलिए इसमें क्या है, लंदन एंड वियना। हीरो है माइकल होम्स, ये वायलिन बजाता है लंदन में, और जो जिससे लव करता है वो लड़की जूलिया, वो पियानो बजाती है। डॉटर ऑफ एन ऑक्सफोर्ड डॉन एंड ऑस्ट्रेलियन मदर, उसके फादर एक डॉन है, मदर ऑस्ट्रेलियन है। आर्ट एंड म्यूजिक आर एब्जॉर्ब्ड विदाउट एफर्ट और एक्सप्लेनेशन। इसमें क्या होता है कि ये बाद में सेपरेट हो जाते हैं। जो प्रोफेसर होता है वो इंसल्ट कर देता है माइकल की, और जूलिया जो है वो प्रोफेसर की साइड लेती है, माइकल की साइड नहीं लेती। और जो हीरो है मतलब माइकल उनको छोड़ के चला जाता है। काफ़ी टाइम बाद जब वो मिलते हैं तो उसकी शादी हो चुकी है और एक बच्चा भी है, और अब वो बहरी हो चुकी है, कौन, जूलिया, कुछ बीमारी थी उसको। अब माइकल वहाँ से वापस वियना आ जाता है आफ्टर प्रोफेसर इंसल्ट। कहाँ गया था वो, लंदन से वियना। लव एंड म्यूजिक आर 2 थीम्स रन साइमल्टेनियसली, तो इस वर्क में 2 थीम के हैं, लव एंड म्यूजिक। ये था थोड़ा सा ओवरव्यू इसके बारे में, विक्रम सेठ के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।